हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ना शुरू किए थे, जो बुक बिहार बोर्ड में चलता है। और इसका 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद है तीसरा चैप्टर अपवाह स्वरूप, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो परिचय देखते हैं। अपवाह शब्द से तात्पर्य जल प्रवाह से है। जब आप भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि विविध क्षेत्रों में आने वाली छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण कर लेती है। अंततः इन नदियों का जल किसी बड़े जलाशय से झील या समुद्र या खाड़ी में प्रवाहित हो जाते हैं। यह नदी एक तंत्र द्वारा जिस जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। जब कोई उच्च क्षेत्र जैसे पर्वत या दो निकटवर्ती अपवाह द्रोणियाँ एक दूसरे को अलग करती है, तब वह उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। ठीक है, तो जल विभाजक क्या होता है? पहली बात तो अपवाह द्रोणी याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, मतलब कि जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित हो रहा है वहाँ आसपास में जितना भी उसकी सहायक नदियाँ हैं या जो भी है, उसको हम लोग कहते हैं अपवाह द्रोणी। ठीक है, या बेसिन कहा जाता है। द्रोणी या बेसिन बात बराबर है। तो एक नदी तंत्र क्या है? नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित हो रहा है उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। ठीक है, लेकिन जब कोई ऊंचा क्षेत्र पर्वत या कोई ऊंचा भूमि दो अपवाह द्रोणी को बीच से काट देता है। ठीक है, जैसे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत क्या करती है? सिंधु अपवाह द्रोणी जो है, सिंधु नदी तंत्र जो है और गंगा नदी तंत्र है, उसको बीच से काट देती है। ठीक है, दोनों को मिलने नहीं देती है, तो बीच में वह क्या हो गया? वह जल विभाजक कहलाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृति से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। बच्चों, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। इनकी विभिन्नता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में जानते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा स्थायी होती है, मतलब वहाँ से हिमपात हमेशा, मतलब हिम के रूप में हमेशा होते रहता है, इसलिए इसको 12मासी कहते हैं। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटी पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जल की पूर्ति होती है। तो हिम के पिघलने के कारण होती है, इसलिए सिंधु, ब्रह्मपुत्रा जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। तो जब वह प्रवाहित हो रही होती है तो बीच में जब वह पर्वतों को काटती है तो उसको कहते हैं गॉर्ज का निर्माण हुआ करती है। ठीक है, तो उसको गॉर्ज कहते हैं। यहाँ देखिए फोटो में दिखाया भी गया है कि पर्वतों को कैसे काटा गया और लंबा खाई जैसा बना दिया गया है, तो उसी को गॉर्ज कहते हैं। हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है। तो जब वो ऊपरी भाग में रहती है तो बहुत ऊंचाई पर रहती है और वह पर्वतों का ढाल भी बहुत तीव्र रहता है, तो वहाँ तीव्र अपरदन करती है। ठीक है, सिल्ट, गाद, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थ का संवहन करती है। यानी ये जो मिट्टी, बालू, गाद होता है, ये सबको लेके चलती है। नदियाँ ज्यों आगे बढ़ती है अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है क्या होता है? अवसाद ज़्यादा इकट्ठा होते जाता है, क्योंकि हर जगह से वो लेते जाता है मिट्टी को। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि का ढाल कम हो जाता है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर गोखुर, झील या बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसे अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। तो जब वो ऊपर से आ रही थी तो वह बहुत तीव्र ढाल था वहाँ पर, तो वह जल्दी जल्दी चल रही थी। ठीक है, लेकिन जब ढाल कम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वह जितना भी गाद वाद लेके चली थी उससे क्या होता है, वह नदी बहुत तरह का मतलब कि गाद को छोड़ते जाती है। ठीक है, गाद को छोड़ते जाती है तो उससे बहुत तरह की आकृति बन जाती है। किस तरह का आकृति बन जाती है? तो नदियाँ विसर्पित होकर पहले तो गोखुर झील बनाती है, फिर बाढ़ का मैदान बना देती है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जैसी अनेक आकृतियाँ बना देती है। अब यहाँ पर देखिए
बनाया गया है। नदी का स्रोत ऊपर है, उसके बाद ऊपरी भाग में देखिए ढाल ज़्यादा है, उसके बाद मध्य भाग है और नीचे भाग में आप देखिए कि गोखुर झील बना हुआ है। गोखुर झील क्या होता है? एक ऑक्स बो, मतलब इसको ऑक्स बो लेक कहते हैं। तो यानी कि पहले नदी जो था उसी तरीके से बह रहा था, ठीक है, जैसे कि झील दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर बाद में गाद बीच में जमा हो गया, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मिट्टी जमा हो गया है और उसके बाद साइड से वह बहने लगती है, ठीक है। तो गोखुर झील इसी को कहते हैं। और उसके बाद निचले भाग आते आते वह क्या करती है, वह डेल्टा बना देती है, ठीक है। सबसे पहले तो वह विसर्प बनाती है, यानी बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देती है, फिर विसर्प होते होते वह गोखुर झील बनाती है और अंत में जाकर वह डेल्टा बना देती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यह हिमालय नदी के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिनका स्रोत मुख्यतः वर्षा का जल होता है, ठीक है। तो मुख्यतः वर्षा का जल के कारण यह प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती है, क्योंकि वहाँ कोई हिम तो है नहीं जो वह पिघलता रहेगा। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घट जाता तथा छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाता है। इसमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो है पश्चिमी घाट से पर्वत निकलती है और निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो यह ज़्यादातर क्या है, इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसमें कुछ तो है कि अरब सागर में जाकर बह जाती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ तो ऐसा है कि उधर अरब सागर में गिरती है, लेकिन बहुत सारा ज़्यादातर ऐसा है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी हैं। तो यह नदियाँ क्या होती है, छिछली होती है। छिछली मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गहराई नहीं होता है। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। या क्या करती है, यह नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। तो जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है उसको वह डेल्टा बनाता है और अरब सागर से जो गिरता है वह ज्वार नदमुख बनाता है, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी एवं गहरी है, ठीक है। मुख्य नदियां के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां भी है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में भी कई नदियां प्रवाहित होती है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है, ठीक है। तो ये तो क्रियाकलाप दिया हुआ है। हम लोग इस बॉक्स को देखते हैं। क्या आप जानते हैं, नदियाँ अपने गाद से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है। तो वह अपने ही गाद से, तो तटबंध जो होता है नदी के दोनों तरफ जो तटबंध बनाती है, तो वह अपने ही गाद से उसका निर्माण करती है, ठीक है। ये तटबंध बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब बाढ़ क्षेत्र में क्या है कि यह तटबंध रहने से होता क्या है कि वह बाढ़ क्षेत्र में बहुत सहायता मिलता है, जहाँ पर लोग मानव अधिवास जहाँ पर रहता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी जो है बह के जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है? तो यह गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी के तटबंध पर अवस्थित है, ठीक है। सिंधु नदी देखते हैं। अब हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी और इसी तरह से बाकी सारी नदियों के बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। ये नदियों का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यह सबसे विशाल सिंधु नदी जो है भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में बहते हुए क्या होता है, उतना मत याद रखिए, दक्षिण पश्चिम में बहते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहते हुए उसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। तो यह इस नदी में जो है सिंधु नदी में कौन कौन सी सहायक नदी है याद रखिए, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है।
लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण है। लद्दाख में क्या है, सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ है। वहाँ से उसको अगर सिंधु नदी को निकलना है तो उसको पहाड़ को काट कर निकलना पड़ेगा, जिसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। या जो लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है उसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। ठीक है, यह बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए, यह गिलगिट गॉर्ज जो है यह पर्यटन के लिए आकर्षक बिंदु है। ठीक है, और बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आदि नदियाँ सिंधु में मिल जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाती है, जैसा कि हम बताएं कि वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से निकलते हुए उसके बाद फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो मिठानकोट के पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सारी नदियाँ जाकर सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, नीचे देखते हैं। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब और शेष पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र में क्या है कि 1/3 प्रवाह जो है वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, बाकी शेष जो है पाकिस्तान में। तो हम लोग सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है और इसी से सवाल बनेगा। सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि यह कहाँ से निकलती है, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जाते हुए उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है फैला हुआ है। ठीक है, जबकि लंबाई जो है 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, सॉरी 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। इसमें कुछ इसका सहायक नदी है जो कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हंजा है। ज़रूर याद रखिएगा कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हंजा है। ठीक है, यह नदी जो है यह लद्दाख में गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। यह पर्यटन का केंद्र है। वह बलूचिस्तान गिलगिट से होते हुए नदी जो है यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। बलूचिस्तान गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और फिर मिठानकोट पाकिस्तान के समीप, जब पाकिस्तान में वह जाती है तो मिठानकोट के पास सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये नदियाँ सिंधु में मिल जाती हैं। तो जो जास्कर, नुब्रा, श्योक, हंजा जो है यह प्रमुख सहायक नदी है और यह इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह बहते हुए कराची के पास मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करती है और उसके बाद जाके अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी का लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है और इसकी 1/3 क्षेत्र जो है भारत के पास है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। बाकी जो शेष है 2/3 वह पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो अब हम लोग गंगा नदी के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ लिए। गंगा नदी, इस नदी का मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी गोमुख से हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है कि इस नदी का मुख्य धारा भागीरथी जो है इसकी उत्पत्ति, मतलब गंगा नदी जो है शुरू से गंगा नदी ही नहीं कहलाता है, इसका मुख्य धारा क्या भगीरथी है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हिमालय के गंगोत्री हिमानी गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भगीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में क्या होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में भगीरथी से मिल जाती है। सबसे मेन धारा, मुख्य धारा कौन है गंगा नदी का, वह है भगीरथी। भगीरथी जो होती है वह उत्तराखंड के अलकनंदा में, देवप्रयाग से भगीरथी जो होता है वह अलकनंदा से मिल जाती है। उत्तराखंड में भगीरथी जो है अलकनंदा के साथ मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पर, देवप्रयाग में। एक बारी फिर से देखते हैं। देखिए, मुख्य धारा है भगीरथी, लेकिन वह अलकनंदा से मिल जाती है। कब मिलती है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड के पास मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जब दोनों मिल के उसके बाद बहती है तो उसको गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के समीप क्या होता है, गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई 25-25 यानी कि याद रखिएगा इसी तरह से 25-25 है। ठीक है, 25-25 किलोमीटर है। वह कितना था, सिंधु नदी 2900 किलोमीटर था। ठीक है, यह 2525 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है।
ठीक है, बंगाल में, जहाँ इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। जब वह बंगाल में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। हुगली नदी भारत में गंगा की हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। हुगली नदी क्या है? भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। चित्र संख्या 3.3 देखें और गंगा के प्रवाह को क्षेत्र का अध्ययन करें। ठीक है, इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। हुगली नदी भारत में गंगा का ही मुख्य शाखा है। तो हुगली नदी जो हम लोग देखते हैं यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मुख्य शाखा है किसकी? गंगा नदी की। हिमालय की अनेक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। यानी कि जाके गंगा मतलब यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब जो है जाकर गंगा में ही मिल जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि पठारी तरफ से भी जो नदियाँ आती है, ठीक है, सोन भी इसी में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रथम भाग हुगली है और हुगली की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और उसके बाद दूसरा भाग क्या है? मुख्य धारा के रूप में बंगाल में प्रविष्ट हो जाता है, बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाता है। तो 2 भाग हुगली के पास बढ़ जाता है। एक फरक्का के समीप 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हुगली नदी बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद हुगली नदी से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। और दूसरी भाग क्या है? वह बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है, जहाँ ब्रह्मपुत्रा, जब वह बांग्लादेश में घुसती है तो उसको मेघना कहा जाता है। ठीक है, मेघना नहीं, पद्मा कहा जाता है। यहाँ पर दिया होगा कहीं पर, चलिए इसमें तो नहीं लग रहा है दिया हुआ है। फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसमें पद्मा नाम, इसमें भी लिखा हुआ है पद्मा नाम में से। जब वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको पद्मा कहते हैं। और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी भी इसमें आके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी उधर से बहती हुई आ रही है, फिर बांग्लादेश में वह जाके मिल जाती है। तो जब दोनों मिलकर फिर बहती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा और गंगा, फिर इसके संगम को मेघना नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले भगीरथी नदी थी। ठीक है, मुख्य धारा भगीरथी नदी कहाँ से निकल रही थी? गंगोत्री गोमुख से निकल रही थी। और जब भगीरथी नदी थी वह अलकनंदा के उत्तराखंड में अलकनंदा से आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। तब इसको गंगा नाम दिया जाता है। जब गंगा फरक्का पहुंचती है तो वह 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो हो जाता है हुगली गंगा, और दूसरा वह बांग्लादेश में चली जाती है। जब वह बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। और जब बांग्लादेश में गंगा के साथ ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाती है तब इसको मेघना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व क्या करती है? एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, 2 दिशाओं में नदियों की प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहता है। तो यह हम बताए भी थे कि जब 2 भागों में किसी जल को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो उसको जल विभाजक कहते हैं। जो भी उच्च भाग होता है या पर्वत या पठार जो भी होता है वहाँ पर उसको जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली एक उच्च भूमि जल विभाजक है। तो अरावली पहाड़ी क्या है? सिंधु और गंगा नदी के बीच में एक जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरवन तक की मैदान को 1800 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो अरावली से लेकर सुंदरवन तक कितना है? 1800 किलोमीटर लंबाई है। इसकी ढाल 1 मीटर 6 किलोमीटर की दर से सुंदरवन की तरफ घटता जाता है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील से हुई। तो मानसरोवर झील से, यानी कि सिंधु भी मानसरोवर झील से हुआ था और ब्रह्मपुत्रा भी जो है मानसरोवर झील से ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ इसका सिंधु का देखते हैं। सिंधु हम लोग यहाँ पढ़े थे, हाँ, तो मानसरोवर झील से यह भी हुआ था। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी जो है इसकी उत्पत्ति भी तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील से हुई। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब देखिए, उसका भी, सिंधु का भी जो था वह 2900 किलोमीटर था और इसका भी लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। लेकिन गंगा नदी का कितना था? 2525 किलोमीटर, और किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब इसमें ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबा हो गया क्योंकि इसके 2900 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, सिंधु का भी ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में था और इसका भी ब्रह्मपुत्रा का भी ज़्यादातर हिस्सा जो है भारत से बाहर ही है।
यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ठीक है, यह पहले तो हिमालय के समानांतर ही चलता है, मतलब जैसे जैसे हिमालय चल रही है उसी के समानांतर चलता है, और उसके बाद प्रवाहित होते हुए नामचा बरवा शिखर के पास, यह अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा शिखर, वहाँ पर यू आकार का मोड़ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी घुसती है तो उसको क्या कहते हैं, दिहांग नाम से जानते हैं। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनूला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो दक्षिण से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है ये देख लीजिए। सबसे पहली बूढ़ी दिहांग, ठीक है, फिर दिसांग, कपोली लोहित, केनूला एवं अन्य सहायक नदियाँ हैं जो दक्षिण से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। तो याद रखिएगा कौन सा दक्षिण से आकर मिल रहा है, कौन सा उत्तर से आकर मिल रहा है। ठीक है, तो दक्षिण से कौन कौन सा, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित, केनूला, ये सब जो है दक्षिण से आकर मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित, केनूला, ठीक है, 4 है, चारों याद रखिएगा। ठीक है, उसमें सिंधु नदी में भी हम 4 याद करवाए थे और ब्रह्मपुत्रा में भी 4 याद करवा रहे हैं। बूढ़ी यह दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दक्षिण की तरफ से आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुवनश्री, कामेंगश्री, धनश्री, मनस और तिस्ता, तो यह सब जो है उत्तर से आके मिल रहा है। ठीक है, जो अभी हम पहले बताएं बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित, केनूला, यह सब दक्षिण से आकर मिल रही है, और सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस और तिस्ता जो है यह उत्तर से आके मिल रही है। ठीक है, तो यह दोनों बात जरूर याद रखिएगा। दोनों में से कोई भी मतलब सवाल पूछ लिया जाता है इसमें, कौन सा उत्तर से आके मिल रहा है, कौन सा दक्षिण से। दक्षिण से कौन सा, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित, केनूला, और उत्तर से कौन कौन सा आ रहा है, सुवनश्री, कामेंग, धनश्री, मनस और तिस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम क्षेत्र है तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। वहाँ पर सिल्ट बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती है तो यह नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ तो हिमालय की तरफ तो उसको सिल्ट उल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन जब वो असम में आती है तो बहुत सारी धाराओं से मिलती है। या जो अभी हम लोग धारा पढ़ें, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोल लोहित, केनूला, और उत्तर के तरफ से सुबनश्री, कामेंगश्री, धनश्री, मानस, तिस्ता, तो यह सब से जो आके जब मिलती है तो उसमें बहुत सारा इन लोगों के पास जो होता है, ये सब जो सहायक नदी इनके पास जल और सिल्ट की मात्रा होती है, जिसके कारण इसमें भी सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों दियारा को जन्म देती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाता है। ठीक है, और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। जब उसमें गाद और अवसाद का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वह क्या करेगा, पानी इधर उधर बिखर जाएगा। ठीक है, और यह तटबंध से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। इससे असम और बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी में गाद बढ़ जाने के कारण बाढ़ आ जाता है और इससे असम और बांग्लादेश में भारी जानमाल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्रा नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो और भी जो नदी है उसके मुकाबले जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसमें जो नदियों का मार्ग बार बार परिवर्तन होता है। ठीक है, एक तो है कोसी नदी, वह तो हम लोग जानते हैं बिहार का है, लेकिन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा में सबसे ज़्यादा जो मार्ग बदलता है यह कौन है, यह ब्रह्मपुत्रा ही है। चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा और भी जानते हैं। बॉक्स में देखिए आप, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी से बुलाते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग बुलाते हैं, और जब बांग्लादेश में जाता है तो इसको जमुना बुलाते हैं। यमुना नहीं, जमुना बुलाते हैं। ठीक है, यमुना हमारे यहाँ है, बांग्लादेश में जमुना है। ठीक है,
बिहार में प्रवाहित होने वाले प्रमुख पूर्ववर्ती नदियों की सूची बद्ध कीजिए। तो यह तो आपको क्रियाकलाप है, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिए। तो इसमें अब हम लोग आगे जो है यमुना नदी, घाघरा, गंडक, इस सब के बारे में, छोटी छोटी नदियाँ हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा क्या क्या पढ़े हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिए कि ये 12 मासी चलता है, ठीक है, और ये सब हम लोग देख लिए, इसमें कुछ है खास है नहीं। तो ये अब देखे थे कि इस उत्तरी भाग, फिर मध्य भाग में जब उसके पास सिल्ट और गाद बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी धारा जो स्लो हो जाती है तो पहले विसर्प बनाता है, फिर गोखुर बनाता है और निचले भाग में पहुँचते पहुँचते वह डेल्टा बनाता है। फिर प्रायद्वीपीय नदियों में देखे तो उसका जो धारा होता है वह केवल बारिश के समय में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद वह उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, मतलब वह उसका प्रवाह में जल की मात्रा बहुत कम रहती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कुछ गिरता है और कुछ जो है अरब सागर में गिरता है। जो अरब सागर में गिरता है वह एस्चुरी कहलाता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है वह डेल्टा बनाते हुए गिरता है, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ, उसमें हम लोग सिंधु नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मानसरोवर झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में प्रवाहित होते हुए 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सहायक नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंजा, ठीक है। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंजा प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख में सिंध नदी गॉर्ज बनाती है, जैसे गिलगिट गॉर्ज कहते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान, गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और मिठान कोट के पास पाकिस्तान में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदियाँ आकर मिलती है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, मिठान कोट में, ठीक है। उसके बाद ये कराची से पहले थोड़ा मैदान का निर्माण करती है और उसके बाद अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका 1/3 भाग जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, बाकी जो शेष भाग है वह पाकिस्तान में है। गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी जो है भगीरथी से निकलती है। इसकी मुख्य धारा भगीरथी है, जो कि गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलता है और उसके बाद उत्तराखंड में अलकनंदा से जाकर भगीरथी मिल जाती है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम का जगह है, वहाँ पर अलकनंदा से जाकर मिल जाती है और उसके बाद जब वह प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। उससे पहले उसको भगीरथी और अलकनंदा अलग अलग नाम है। जब दोनों मिल जाती है तब इसको क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। हरिद्वार के समीप यह गंगा नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये सब इलाका दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर निकलती है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में जब वह प्रवेश करती है तो उसको पद्मा कहा जाता है, यह हम लोग देख लिए। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो इतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह फरक्का के पास क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक हुगली गंगा है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वह दूसरा है जो बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। जब वह बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा कहते हैं और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से जब मिल जाती है तब इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद यह अरावली से लेकर सुंदरवन तक का मैदान जो है वह 1800 किलोमीटर लंबा है, यह हम लोग देख लिए। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखते हैं। यह भी मानसरोवर झील से निकलती है, 2900 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है इसकी और यह जो है ज़्यादातर इसका भी क्षेत्र जो है भारत से बाहर ही है। उसके बाद पहले तो यह हिमालय के समानांतर ही बहती है, यानी हिमालय के साथ साथ ही बहती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर जो है वहाँ से वह गॉर्ज बनाती है यू आकार का और उस गॉर्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और दिहांग के नाम से इसको, जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। असम के समीप जो है दक्षिण से कुछ नदियां आकर इसमें मिलती है, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली लोहित और केनूला, ठीक है। उसके बाद उत्तर से भी कुछ आकर मिलती है नदियाँ, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मनस और तिस्ता, ठीक है। उसके बाद जब यह ब्रह्मपुत्रा जो है कहाँ पर, बांग्लादेश में जब यह जाती है तब इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। देखिए जब हमारे मतलब कि भारत से बाहर जब वो रहती है तब उसको तिब्बत में उसको सांगपो कहते हैं और जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में जब आती है तो उसको जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में जब वह गंगा के साथ मिल जाती है तो इसको मेघना कहते हैं। तो यह सब ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें से सवाल पूछा जाता है।
उसके बाद यह सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं सिल्ट का निर्माण करती है, मतलब सिल्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह बहुत सारा बांग्लादेश और असम में जान माल की क्षति होती है परिवर्तन होने के कारण, मतलब इसके मार्ग में बार बार परिवर्तन होने के कारण बाढ़ आ जाता है और फिर बांग्लादेश और असम में जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।